दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। संसद हंगामे की भेंट चढ़ जाता है और चुनाव सांप्रदायिकता का असल मुद्दे से सत्ता अपने आप को बचा ले जाती है। यही वजह है कि कोरोना के भीषण महामारी जब नरसंहार का रूप लेने लगी, ऑक्सीजन के अभाव में अस्पतालों में दम तोड़ने लगे लोग, तब सत्ता बड़ी आसानी से यह कह दी कि ऑक्सीजन से मरने वालों के आंकड़े उनके पास नहीं है, कोई मौत नहीं हुई है। जब 3 कृषि कानून को लेकर किसान आंदोलन करने लगे और किसानों की 700 किसानों की मौत हो गई, लेकिन सत्ता ने बड़ी आसानी से कह दिया कि उसके पास कोई आंकड़े नहीं हैं, जबकि उनके ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र ने 4 किसानों को अपनी गाड़ियों से कुचला था। वे आंदोलनरत किसान थे और कितनी ही महिलाएं किसान इस आंदोलन में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। लेकिन सत्ता को मालूम है कि चुनाव में सांप्रदायिकता जब हावी होगी तो वह उसके अनुकूल होगी, इसलिए उसे इस जवाबदेही की कोई परवाह नहीं है, जनता से सरोकार का कोई परवाह नहीं है। देश के सबसे बड़े सूबे में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी का दम फूलने लगा है। दम फूलने की वजह है 2 कारण नहीं, 3 कारण हैं। एमएसपी यानी किसान अभी भी अड़े हुए हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाया जाए, और दूसरी तरफ है सुरसा की तरह मुंह फाड़ती महंगाई। लेकिन इस सबसे भी बड़ी चिंता का विषय यदि भाजपा के लिए है तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। उत्तर प्रदेश में यह मोदी और योगी के बीच जो वैमनस्य है वह किसी से छिपा नहीं है, लेकिन राजनीति इसे कब प्रदर्शित करती है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां किसान आंदोलन की वजह से कांग्रेस की भाजपा की स्थिति खराब है, तो वहीं बुंदेलखंड में और अवध में जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला है वह बीजेपी के लिए दिक्कत पैदा करने वाली है। लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ प्रियंका गांधी किसका खेल बिगाड़ेगी या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नया इतिहास रचेगी, यह तो बाद में पता चलेगा। लेकिन हकीकत तो यही है कि लगातार मोदी सत्ता के झूठ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठ ने भाजपा के सामने सबसे बड़ी दिक्कत पैदा करती है। जब सरकार समर्थन मूल्य घोषित करती है तो वह इस मूल्य पर खरीदी की कानूनी गारंटी क्यों नहीं देती है, वह कानून क्यों नहीं बनाना चाहती। वैसे भी इस देश में 50 तरह के फसलें पैदा होती हैं, लेकिन केवल 23 फसलों पर ही समर्थन मूल्य की घोषणा केंद्र सरकार करती है। और यदि किसानों का वाकई में कोई हित चिंतक हैं तो यकीन मानिए सिर्फ समर्थन मूल्य में खरीदी की गारंटी कानून लागू कर दीजिए, किसानों की स्थिति सुधर जाएगी। लेकिन सत्ता को अपनी रहीसी चाहिए। वह 10-12 लाख करोड़ रुपए किसानों पर खर्च करना नहीं चाहती, क्योंकि किसान चंदा नहीं देते। वह पूरी किसानी कारपोरेट सेक्टर के हवाले कर देना चाहती है। सत्ता की अपनी ताकत होती है। वह जानती है कि चंदा उसे ही सबसे ज्यादा मिलेगा और पैसे के दम पर, झूठ अफवाह प्रपंच के दम पर
सांप्रदायिकता के दम पर वह हर चुनाव जीत सकती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में यदि अखिलेश यादव आज खड़े होकर दम थोक रहे हैं तो भाजपा उसे चुनौती नहीं मानती। प्रियंका गांधी की रैलियों में भीड़ है तो भाजपा के लिए वह कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि भाजपा जानती है उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता का जहर हवा में फैल चुका है और इसलिए वह राम जन्मभूमि के बाद अब जय कृष्ण के नारे के साथ चुनावी समर में उतरने को आतुर है। ऐसे में सवाल संसद का है। संसद चल ही नहीं रहा है। पिछले 2-3 सत्रों से आप देखें तो पूरा संसद हंगामे के भेंट चढ़ जाता है। विपक्ष की बात नहीं सुनी जाती। कृषि कानून जैसे मामले में चर्चा करने को तैयार नहीं है लोग, सत्ता। तब विपक्ष क्या करे? क्या संसद का बहिष्कार कर दे और नए तरीके से नई राजनीति को गढ़े? या किसान क्या करे जब खुलेआम सत्ता ने कह दिया कि उसके पास कोई आंकड़े नहीं है? तो फिर मुआवजा देने का प्रश्न ही कहां उठता है। तब सवाल यह है कि किसान क्या अपने ढंग से नए तरीके की राजनीतिक दल बनाकर चुनावी समर में उतर जाए? याद कीजिए वो दौर मनमोहन सत्ता का, जब लोकपाल को लेकर इसी तरीके के आंदोलन हुए थे तो भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने कह दिया था कि आप चुनाव लड़ लीजिए और कानून बना लीजिए। क्या यही स्थिति किसानों के साथ भी आकर खड़ी हो गई है? तब सवाल ये है कि यदि कामरा और फारूकी के कार्यक्रम रोक दिए जाते हैं, वो भी केवल दक्षिणपंथी कट्टरपंथी के दबाव में, तब इस देश में क्या बचा रह जाता है? कामरा अपने ट्वीट में साफ कहते हैं कि मुझे वायरस के वेरिएंट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ये किसी भी देश के लिए शर्मनाक बात है, किसी भी सत्ता को शर्मसार कर देने के लिए है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के यह अनुकूल है, इसलिए वह इस मामले में मजे लेती है, क्योंकि वह जानती है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से ही उनकी वैतरणी पार होनी है। इसलिए उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से राम के बाद कृष्ण को लेकर, कृष्ण मंदिर को लेकर सवाल उठने लगे हैं। जिस तरीके से वहां के उप मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से पूछा है कि क्या वो कृष्ण मंदिर बनने देना चाहते हैं या नहीं बनने देना चाहते, यह एक लकीर है। इस देश में नई परिस्थितियां पैदा हुई है। सत्ता अपनी जिम्मेदारी से बचते रहती है, उसके पास आंकड़े नहीं होते हैं, वह मुआवजा देना नहीं चाहती है, लेकिन जीएसटी की विसंगतियां बढ़ाकर मनमाने टैक्स वसूलना चाहती है। पेट्रोल और डीजल में खून चूसने वाला टैक्स निचोड़ना चाहती है। तब सवाल यह है कि आखिर आने वाले दिनों में देश किस तरीके से इन सांप्रदायिक ताकतों से मुकाबला करेगा और लोकतंत्र की दिशा और दशा क्या होगी। एक बार जरूर सोचिएगा कि एमएसपी, महंगाई और मोदी, ये 3 एम ने आम लोगों के जीवन पर किस तरीके से प्रभाव डाला है और भारतीय जनता पार्टी का दम यूपी में क्यों फूलने लगा है। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद देश की राजनीति किस करवट बैठेगी, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन यकीन मानिए कि सांप्रदायिकता का खेल उत्तर प्रदेश चुनाव के साथ ही शुरू होने लगा है। अयोध्या में बम से उड़ा देने की धमकियों की खबरें आने लगी है। पाकिस्तान को फिर से देख लेने की बात होने लगी है और
जय कृष्ण के नारे के साथ भाजपा चुनावी समर में उतरने वाला है। धन्यवाद।